नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सामयिक योजनाएं। यानी जो भी आपकी राजस्थान के अंदर लेटेस्ट योजनाएं चल रही हैं या जो पहले से चली हुई हैं, ठीक है। तो राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम कवर करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, यानी क्वेश्चंस की तरह हम उनको कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी डाले हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ नए फैक्ट्स को भी ऐड किया है, वो भी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एक 200 क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर करेंगे, यानी इस टॉपिक से हम 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कि आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन आपके या सारे फैक्ट्स आप कह सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए, एक जो महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है एक महिला सशक्तिकरण, इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ठीक है। महिला सशक्तिकरण योजना आप कह सकते हैं इसको। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक सात सूत्रीय कार्यक्रम है, याद रखिएगा 7 सूत्रीय कार्यक्रम है। इसके अंदर किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपको बताना है क्या चीज़ को शामिल नहीं किया गया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सुरक्षित मातृत्व, नेक्स्ट जनसंख्या स्थिरीकरण, थर्ड है इसमें महिलाओं को सुरक्षित और एक सुरक्षित वातावरण देना और सुरक्षा प्रदान करना, और लास्ट है यहाँ पर आपका तलाक के लिए परामर्श। तो देखिए, बात कर रहे हैं किसकी क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, एक ये जो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाया गया है वो एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, ठीक है, जिसके अंदर मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व यानी जो महिलाएं हैं या जो माताएं हैं उनकी सुरक्षा, ठीक है। सेकंड इसके अंदर जनसंख्या स्थिरीकरण, और थर्ड इसके अंदर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देना। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। बात करते हैं तलाक के लिए परामर्श, तो ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से शामिल है, पूछ रहा है। देखिए, पहले में उसने पूछा था कि कौन सा ऑप्शन है जो शामिल नहीं है, अभी पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो शामिल है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट 2020 के एग्जाम में ही आया हुआ है, प्राध्यापक में ग्रुप ए के एग्जाम में। तो बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या स्थिरीकरण, सेकंड बाल विवाह की रोकथाम, थर्ड छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक का ठहराव, और फोर्थ है यहाँ पर उपरोक्त सभी। देखिए, अब ये बात कर रहे हैं 7 सूत्रीय कार्यक्रम में कौन सी चीज़ शामिल की गई है। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या स्थिरीकरण ये भी शामिल है, ठीक है। यहाँ पर मेन क्या है कि जो शिशु का मृत्यु दर है उसके अंदर कमी की जाए, यानी जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो मृत्यु दर है उसमें कमी की जाए। सेकंड है इसके अंदर बाल विवाह की रोकथाम, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाल विवाह की रोकथाम तो है ही है इसमें, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज़्यादा पहले प्रचलित था, अभी उनको धीरे धीरे सरकार कंट्रोल कर रही है, ठीक है, जागरूकता के थ्रू या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस के थ्रू। लास्ट है इसमें छात्राओं का कम से कम 10, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार आपसे कक्षा 8 तक भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 8 नहीं, कक्षा 10 तक का ठहराव है, ठीक है। यानी क्लास 10th तक हर लड़की को क्लास 10 तक की एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है। तो कक्षा 10 तक का ठहराव हो ये सुनिश्चित किया जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट इसमें उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। देखिए, ये भी एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अब देखिए जल स्वावलंबन अभियान यानी जो जल की आपूर्ति है या जल में कुछ उद्योग होते हैं या कुछ गांव होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट बनाने की बात की जाती है, ठीक है। स्वावलंबी यानी एक तरह से आप मान सकते हैं कि आत्मनिर्भर उसमें बनाने की बात करते हैं, यानी कि सोर्सेज वगैरह सब कुछ उपलब्ध हों उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जल स्वावलंबी गाँवों का विकास, सेकेंड भूजल स्तर को बढ़ावा देना, थर्ड फसल पद्धति में बदलाव। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अगर जल स्वावलंबन अभियान की, तो फसल पद्धति है, फसल पद्धति में बदलाव को शामिल नहीं किया जाता। देखिए, जल उसका कनेक्शन फसल पद्धति से नहीं है। जल स्वावलंबन जो योजना है उसका कनेक्शन है गाँवों के अंदर जल की उपलब्धता कराना, साथ ही साथ जो भूमिगत जल है, ठीक है, उसके स्तर को बढ़ाना,
ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है, ध्यान रखिएगा। जल स्वावलंबन अभियान है, और ध्यान रखिएगा इसके अंदर कुछ परियोजनाएं वगैरह में भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। तो जल स्वावलंबन अभियान क्या है कि एक तो इसमें गाँव का जल स्वावलंबी गाँव का विकास करना है, सेकेंड इसके अंदर जो भूजल स्तर है उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बात कर रहे हैं किसकी, कुसुम योजना की। तो कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुसुम योजना, ठीक है, और लेटेस्ट भी है, तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें कि इस योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। सेकंड है, योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। थर्ड, सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। तो अब आपको बताना, देखिए कुसुम योजना के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुसुम योजना जो है वो किसानों से रिलेटेड है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अब इनमें से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखिए इसके अंदर कुछ पात्रताएं दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें सही है या कौन सी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें, योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक पात्र परिवार को, यानी जो हर साल एक परिवार को बीमारियों के लिए 30,000 रुपये, और ज़्यादा अगर जो सामान्य बीमारी है उसके लिए 30,000 और ज़्यादा डिजीज़ होती है तो उसके लिए 3 लाख का बीमा देती है। सेकंड, इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ जो प्राइवेट होती हैं, कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत उनको क्या है कि कुछ कोटा या कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज जो है वेटेज का, यानी कुछ पैसे, कुछ फंडिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ध्यान रखिए। ताकि इसमें क्या है कि इन प्राइवेट के अंदर कुछ जो व्यक्ति हैं जो इस पात्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, कुछ परिवार हैं, उनको उसमें उनका उपचार किया जाए, इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। बात कर रहा है किसकी, अब देखिए राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रसाद योजना है कौन सी, ठीक है, और प्रसाद योजना किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो धार्मिक स्थान हैं हमारे, ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ धार्मिक झील के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका या कुछ धार्मिक स्थान जो आप पढ़ते हैं उनका रिलेशन, उनका विकास करने की योजना जो है वो कौन सी योजना है, प्रसाद योजना है। तो अब आपको आंसर बताना है इसमें। तो किसको सम्मिलित किया गया है, अजमेर, कोलायत, नाथद्वारा और तनोट, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अजमेर, कोलायत, नाथद्वारा और तनोट। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले भी कवर कर चुके हैं, प्रसाद योजना। ध्यान रखिएगा, धार्मिक जो स्थान होते हैं, स्थल हैं या स्थान हैं, उनके विकास के लिए इस योजना को चलाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर, ठीक है। अब देखिए अजमेर की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि अजमेर में कौन सी झील है, पुष्कर झील है, ठीक है। तो वो भी इसके अंतर्गत, इस कार्यक्रम या इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। देखिए मरु विकास कार्यक्रम से आपने देखा होगा 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका 3rd ग्रेड में, या आपने देखा होगा कि जितने भी लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं, जैसे कोई पटवारी का एग्जाम हुआ या कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, वहाँ भी मरु विकास कार्यक्रम से ज़रूर क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो मरु विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1977-78 में, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरुआत करी गई थी, 1977-78 में। और देखिए इसके अंतर्गत ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो मरु विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अनुदान
अनुसूचित जनजाति और बीपीएल पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम प्रदान किया गया है। ठीक है, भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितने प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जनजाति और बीपीएल पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70% को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में क्रियान्वित की जाने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक नहीं है? क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान में क्रियान्वित की जाने वाली कौन सी, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो किससे रिलेट करती है, राजस्थान से। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब ये बात कर रहा है किसकी, कि ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक नहीं है। ठीक है, तो दीनदयाल के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो शहरी आजीविका मिशन का पार्ट नहीं है, घटक नहीं है, कह सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, नेक्स्ट स्वरोजगार कार्यक्रम, थर्ड है इसमें सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, और लास्ट है इसमें बेहतर नीतिगत ढांचा। तो बात करता है अगर ये दीनदयाल अंत्योदय योजना की, तो देखिए इसके अंदर जो क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण है यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनको शामिल किया जाता है फर्स्ट। तो सेकंड स्वरोजगार कार्यक्रम भी, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, आजीविका। देखिए आजीविका नाम से ही क्लियर है कि जिनको रोजगार देना है। ठीक है, तो रोजगार में ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोजगार के लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरा, रोजगार के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम यानी रोजगार उनको उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। थर्ड, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, ये भी इसी का पार्ट है। अगर हम बात करें नीतिगत ढांचा की, तो एक अच्छा नीतिगत या बेहतर नीतिगत ढांचा इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आजीविका के अंदर, तो ध्यान रखिएगा बेहतर नीतिगत ढांचा इसका आंसर, इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका पार्ट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपशमन परियोजना किसकी सहायता से लागू की गई? देखिए बात कर रहे हैं किसकी, अब आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना चलाई जाती है, गरीबी उपशमन परियोजना। ध्यान रखिएगा, गरीबी उपशमन यानी गरीबी को दूर करने। ठीक है, गरीबी उपशमन परियोजना, तो ये किसकी सहायता से, तो गवर्नमेंट तो इसको चलाती है, साथ में इसके साथ कौन सी एजेंसी आप कह सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है। तो देखिए इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और सर रतन टाटा का ट्रस्ट जो है वो काम करता है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर गरीबी उपशमन परियोजना चलाई जा रही है उसमें कौन सहायता करता है, एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, मतलब वहाँ से हेल्प मिलती है। ध्यान रखिएगा अंतर्राज्यीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और सर रतन टाटा का ट्रस्ट है वो भी इसमें काम करता है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सा निजी ट्रस्ट है या कौन सी निजी कंपनी है जो इसके अंदर पार्ट लेती है, तो ध्यान रखिएगा रतन टाटा, ये एक निजी ट्रस्ट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि है। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको पूछे जा रहे हैं कि जैसे क्लास 1 से 8 या 9 से 12 तक अगर गर्ल्स पढ़ती हैं तो उनको कितनी कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है, तो उसको आपको कहाँ से तैयार करना है, जो आपकी क्लास 6 से, ठीक है, क्लास 6 से 12th तक की बुक है राजस्थान की। ध्यान रखिएगा राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक्स हैं जो लेटेस्ट अभी चल रही हैं स्कूल्स में, उन बुक्स में लास्ट पेज पे यानी जो कवर पेज है एंड में, वहाँ से आपको तैयार करना है। ठीक है, जो एंड पेज है वहाँ से आपको सारी योजनाएं हैं वो डाली गई है, उनको तैयार करना है। तो वहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है कि किसको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, अनुसूचित जाति की बालिकाओं को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, सामान्य को कितनी मिलती है, किसके लिए क्या क्या प्रोग्राम या किसके लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं, तो वो कंप्लीट डाल रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ से पढ़ें क्योंकि एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को मिलने वाली राशि है, कितनी राशि है, 2100 से 2500 तक। ठीक है, 2100 और 2500 है। तो देखिए 2100 कैसे, अगर 1 से 8 तक के लिए तो 1 से 8 तक में तो 2100 रुपये दिए जाते हैं।
बात कर रहे हैं 9 से 12 की, तो उसमें 2500 रुपये दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 से 8 में 2100 और 9 से 12 में 2500 दिए जाते हैं। और इस योजना का नाम क्या है? जो स्कूलों में बालिकाओं की जो मिनिमम एजुकेशन है उसको पूरा कराने के लिए कौन सी योजना चल रही है? आपकी बेटी योजना, ध्यान रखिएगा, जिसके तहत छात्रवृत्ति दी जाती है बालिकाओं को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए कौन सी योजना स्वरोजगार से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी योजना है? ग्रामीण विकास की समन्वित योजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास की समन्वित योजना है। किसको दूर करिए? ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है? एक स्वरोजगार प्रोग्राम, यानी कि उनको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो सिखाई जाती है। ठीक है, उसके ट्रेनिंग या उसके प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो ये कौन सी योजना है? ग्रामीण विकास की समन्वित योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप अमृत कैसे बनाया इन्होंने? कि अटल मिशन फॉर रिजुवेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के तहत या इस योजना के संदर्भ में क्या सत्य है बताना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो अमृत की फुल फॉर्म क्या हो जाती है ये आपको याद रखनी है। सेकंड, अब इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है अमृत योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माह जून 2015 में चलाई गई थी। पहली बात कि ये योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है कुल 30 शहरों को इस योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है राजस्थान में। थर्ड है इसमें जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, नालियाँ, परिवहन सुविधाएं और हरित स्थलों की इस मिशन के अंतर्गत पहचान की गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिया और इसमें से सही बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहयोग प्रदत्त करने से संबंधित है? राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय यानी कि किस वर्ग को फाइनेंशियली हेल्प करती है? ठीक है, अक्षत योजना। तो देखिए जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए, बेरोजगार युवाओं को, ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है आपसे अक्षत योजना किस रिलेटेड है? बेरोजगार युवाओं से। तो नेक्स्ट है यहाँ पर संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम क्या है पूछ रहा है। ठीक है, संबल ग्राम विकास योजना के तहत संबल ग्राम क्या चीज़ है? ये संबल ग्राम, तो ये टर्म आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए इसका आंसर है संबल ग्राम एक ऐसा गांव है जिसमें उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है। तो संबल गांव बेसिकली एक गांव है जिसके अंतर्गत यानी इसके अंदर जो जनसंख्या का अनुपात है अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। तो कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है। ये उस गांव की बात करता है जहाँ पर कुल जनसंख्या का और जो अनुसूचित जनजाति है इन दोनों का रेशियो या इन दोनों का अनुपात आप कह सकते हैं 40% से ज़्यादा है। ठीक है, 40% या इससे ज़्यादा है। तो ये है संबल गांव। नेक्स्ट है इसमें ब्लॉक मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार एक जिले के भीतर कितने सामुदायिक विकास क्षेत्र बनाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ब्लॉक मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार एक जिले के भीतर कितने सामुदायिक विकास क्षेत्र बनाए जा सकते हैं? तो देखिए ध्यान रखिए, एक जिले के अंदर एक सामुदायिक विकास केंद्र होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक जिले में एक सामुदायिक विकास क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का समूह होता है। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायतों का समूह होता है। एक ऐसा जिला जिसके अंतर्गत एक जिले में कितने बनेंगे? एक जिले में एक सामुदायिक विकास क्षेत्र रहेगा और उस क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें ग्राम पंचायतों का समूह होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लॉक मनरेगा अधिनियम 2005 है, उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत या उसके बाद पैदा होने वाली बालिकाएं लाभार्थी हैं। यानी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत उस समय या उसके बाद पैदा होने वाली बालिकाएं लाभार्थी हैं। ऑप्शन है आपके पास, कब से? ठीक है, तो 1 जून 2016 से, ध्यान रखिएगा। तो 1 जून 2016 या इसके बाद में, ठीक है, इनके बाद यानी 2017, 2018, ठीक है, इस तरह से उसके बाद में या 2022 इसके बाद में जितनी भी बालिकाएं पैदा हो रही हैं उन सब के ऊपर कौन सी
उनको किस तरह की मदद दी जाती है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत उनको शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राजश्री योजना के तहत कब से, 2016 से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसका बात करते हैं अगर तीसरे चरण की, तो इसका आपका पहला और दूसरा चरण दोनों ध्यान याद रखने हैं। ठीक है, तो तीसरे चरण कब से प्रारंभ हुआ है, 1 अप्रैल 2008 से। ध्यान रखिएगा, तीसरा चरण कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2008 से। नेक्स्ट है इसमें नरेगा अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवृत्त नहीं हुआ था। तो अजमेर, करौली, सिरोही और उदयपुर। तो देखिए नरेगा अधिनियम के अंतर्गत बात कर रहे हैं 2006 की, 2006 के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सा नहीं था, अजमेर नहीं था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था। एक तो मरु विकास कार्यक्रम और एक संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 1978 और 79 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर शहरी विकास कार्यक्रम। देखिए कौन सा कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, ये आपको ज़रूर टिप्स पे रखना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपसे ईयर पूछा जाएगा। तो शहरी विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर उत्पाद में ऋण राशि शामिल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर उत्पाद में ऋण राशि यानी कितने का कर्जा, कितने का ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ध्यान रखिएगा ये। तो यानी कि ये किसकी तरफ से चलाई जाती है, सेंटर की तरफ से, यानी आप कह सकते हैं केंद्र की तरफ से चलाई जाने वाली योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो बात करते हैं अगर राशि की, तो 50,000 से 5 लाख तक का है इसमें। ठीक है, यानी कितने तक का लोन या कितने तक का कर्ज दिया जा सकता है, तो कितने तक का कर्ज दिया जा सकता है, 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक इसमें कर्ज दिया जा सकता है। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली क्या है कि इसके अंतर्गत अगर कोई भी युवा है, कोई भी किशोर है, अगर वो अपना स्वरोजगार पैदा करना चाहता है, यानी कि खुद से कोई जॉब, अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसको कर्ज दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ध्यान रखिएगा, केंद्र की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और कितने तक का कर्ज दिया जाता है उसको, 50,000 से लेकर और यानी 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का कर्ज उसको मैक्सिमम दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा।